प्यारे बच्चों, ज्ञान दर्शन कोचिंग सेंटर शेखपुरा में बायोलॉजी क्लास के लिए फिर से हम लोग एक साथ एकत्र हुए हैं। आज फिर से हम चैप्टर 3 को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक्स है गैस्ट्रुलेशन एवं जनन परत, इंग्लिश में कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन एंड जर्म लेयर। ध्यान देंगे, ब्लास्टोसिस्ट प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसको। ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में प्रवेश करके 3 जनन परत का निर्माण करता है। फिर से सुनिए, ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में प्रवेश करके या प्रविष्ट करके 3 जनन परत का निर्माण करता है, जो कोशिकाओं में गति के कारण होता है। ऐसे गति को मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं। जेनेटिक मूवमेंट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट लिखने का टेक्निक सुनिए। ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में प्रविष्ट करके 3 जनन परत का निर्माण करता है। यह कोशिकाओं में होने वाली गति के कारण होता है। ऐसे गति को मॉर्फोजेनेटिक गति या इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहा जाता है। 3 जनन परत कौन कौन है, तो इसको हम हेडिंग देते हैं 3 जनन परत, 3 जर्म लेयर। याद रखेंगे इसको। 3 जनन परत में सबसे फर्स्ट परत होता है एंडोडर्म। इसका इंग्लिश भी होता है एंडोडर्म। एंडोडर्म का अर्थ होता है सबसे अंदर की परत। सबसे आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। यह प्रारंभिक आहार नली, ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभिक आहार नली, यह प्रारंभिक आहार नली प्राइमरी गट का निर्माण करती है। एंडोडर्म सबसे पहले हमारे शरीर में प्रारंभिक आहार नली या प्राइमरी गट का निर्माण करती है, जो बाद में परिवर्तित होकर पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यही बाद में परिवर्तित होकर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के विभिन्न अंगों का निर्माण कर लेती है। इस स्तर की कोशिकाएं श्वसन तंत्र, मूत्राशय तथा इसकी कोशिकाएं श्वसन तंत्र, मूत्राशय तथा कर्ण के मध्य भाग का निर्माण करती है। फिर से सुनिए, 3 जनन परत में पहला परत है एंडोडर्म, जो प्रारंभिक आहार नली बनाता है। यही पाचन तंत्र में डेवलप कर जाता है, विकसित होता है। और एंडोडर्म श्वसन तंत्र, मूत्राशय और कर्ण के मध्य भाग, माने कान के मध्य भाग का भी फॉर्मेशन करता है।
सेकेंड नंबर, पॉइंट नंबर 2, मेसोडर्म। मेसोडर्म इसका इंग्लिश होता है। मेसोडर्म यह मध्य को भाग होता है। एंडोडर्म सबसे आंतरिक भाग, अंदर का भाग। मेसोडर्म होता है मध्य भाग। इसके द्वारा अनेक अंगों का निर्माण होता है, जैसे नोटोकॉर्ड। नोट कीजिएगा, नोटोकॉर्ड क्या होता है? यही नोटोकॉर्ड आगे चलकर रीढ़ की हड्डी के रूप में परिणत होता है। तो नोटोकॉर्ड बनाता है मेसोडर्म। मांसपेशियां, शरीर की मांसपेशियां बनाता है। हृदय, हार्ट बना देता है। रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां मतलब धमनी और शिरा का निर्माण कर लेता है। इसके बाद वृक्क, किडनी तथा जननांगों का निर्माण करता है। मेसोडर्म क्या बनाता है? नोटोकॉर्ड, मांसपेशियां, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वृक्क तथा जननांग का। इसके बाद थर्ड होता है एक्टोडर्म। पॉइंट नंबर 3, एक्टोडर्म, इसका इंग्लिश भी होता है एक्टोडर्म। सबसे बाहरी लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। इसकी कोशिकाएं त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं बनाते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद 3 जनन परत का निर्माण होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म प्रारंभिक आहार नली बनाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बाद में चलकर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्या बतलाए थे? श्वसन तंत्र, मूत्राशय तथा कर्ण के मध्य भाग का निर्माण करता है। मेसोडर्म मध्य कोशिकाएं होता है, जो नोटोकॉर्ड, मांसपेशियां, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वृक्क तथा जननांगों का निर्माण करता है। थर्ड नंबर है एक्टोडर्म। यह त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं का निर्माण करता है। तो ये 3 जर्मिनल लेयर आपको पढ़ने का था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है, जैसे सपोज दैट दे देगा कि नोटोकॉर्ड का निर्माण किस जनन परत में होती है? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, नन। तो इसका आंसर होगा मेसोडर्म। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से देता है। अब इस चैप्टर में आगे पढ़ना है प्रसव, पार्टुरिशन के बारे में क्वेश्चन देता है। प्रसव क्या है या पार्टुरिशन क्या है? तो प्रसव का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शिशु को गर्भ से बाहर आना। ध्यान से सुनेंगे। सागर्भता का समय जब पूर्ण होता है, गर्भाशय की अवधि जब पूरी हो जाती है, तो गर्भाशय में एक विशेष प्रकार से संकुचन होता है।
गर्भ धारण की अवधि 9 महीना पूरा हो जाता है या कभी कभी 9.5 महीना तक, तो गर्भ में एक विशेष प्रकार का संकुचन होता है जिसके कारण गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रसव या पार्टुरेशन कहेंगे। क्या बतलाया गया? गर्भ की अवधि, ध्यान से नोट कीजिएगा, गर्भ की अवधि पूरी होने पर गर्भाशय में विशेष प्रकार का संकुचन होता है जिसके कारण गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रसव कहा जाता है। ध्यान देंगे, गर्भ की अवधि पूरी होने पर या सगर्भता पूरा हो जाने पर गर्भाशय में विशेष प्रकार का संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रसव कहा जाता है। अब इसमें और हम कुछ जोड़ेंगे कि संकुचन के क्या कारण होते हैं। तो संकुचन का कारण होता है कि गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जब गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो इसके पेशियों में संकुचन होता है और गर्भ में पलने वाले बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम पार्टुरेशन या प्रसव कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंत में दुग्ध श्रवण के बारे में पढ़ना है। दुग्ध श्रवण, लैक्टेशन। दुग्ध श्रवण क्या है या लैक्टेशन क्या है? ध्यान से सुनेंगे। जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार का चेंजिंग होता है, कई प्रकार का परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रसव के बाद, शिशु के जन्म के बाद शिशु स्तन ग्रंथियों से दूध ग्रहण करने लगता है, दूध प्राप्त करने लगता है। शिशु माता के स्तन ग्रंथियों से कई महीनों तक दूध को ग्रहण करता है। दुग्ध श्रवण के आरंभ में माता के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ध्यान दो, दूध श्रवण के आरंभ में माता के बॉडी में कई प्रकार के, या माता के दूध में, बॉडी में नहीं, दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो शिशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसीलिए शिशु को केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, शिशुओं के लिए मां का दूध सर्वोत्तम आहार होता है, क्यों? तो इसका यही हम जवाब देंगे कि मां के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो शिशु के शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है, मैंने कोई रोग होने नहीं देता है। इसलिए शिशुओं को मां का दूध बिल्कुल दिया जाना चाहिए, सर्वोत्तम आहार होता है। फिर से सुनिए, दुग्ध श्रवण क्या है?
जब कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो उसके स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शिशु जब जन्म लेता है अर्थात प्रसव के बाद शिशु माँ के स्तन ग्रंथियों से दूध प्राप्त करने लगता है। इस क्रिया को ही दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन कहा जाता है। माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, सबसे शुद्ध आहार होता है, क्योंकि माँ के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने का पावर होता है, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता शिशु के शरीर में उत्पन्न करता है, जिससे कोई रोग होने की संभावना नहीं रहती है। एक नवजात शिशु को ध्यान देंगे, एक नवजात शिशु को कम से कम 6 माह तक ओनली माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। बाहर का दूध देंगे, पानी देंगे तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण बच्चे का तबीयत बिगड़ सकता है। इसलिए शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। क्वेश्चन देखा है, शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है कैसे? यही जवाब होगा कि माँ के दूध में अनेकों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो शिशुओं के शरीर में रोग निरोधी क्षमता पैदा करता है, जिसके कारण शिशु को कोई भी बीमारी या संक्रमण नहीं होता है। इसलिए शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। तो चैप्टर नंबर 3 आज समाप्त होता है और इसी के साथ अपने क्लास को आज हम एंड करते हैं। थैंक यू।